Hello guys, I welcome you all on The Catalyst and today we will discuss 19th अगस्त करंट अफेयर। और हम लोग आज जो कवर करने वाले हैं उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू पाम ऑयल फार्मिंग। रिसेंटली फाइनली गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है कि अब हम पाम ऑयल जो फार्मिंग है उसको बूस्ट करेंगे, मतलब उसमें ग्रोथ लेकर आएंगे और उसके लिए हर संभव प्रयास जो गवर्नमेंट कर सकती है, जैसे प्राइस एश्योरेंस देना, जैसे मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस में प्राइस एश्योरेंस होता है कि कम से कम इतना पर तो सेल आउट होगा ही होगा प्रोडक्ट। उसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। वायबिलिटी गैप फंडिंग, जो वायबिलिटी गैप का मतलब ये है कि जो मुनाफा नहीं हो रहा है या कहीं पर कोई पैच है तो उसका जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट पे करेगी। साथ ही साथ में प्लांटिंग मटेरियल असिस्टेंस, तो यहाँ पर प्लांटिंग मटेरियल, क्योंकि देखिए पाम ऑयल बहुत प्रोमिनेंट नहीं है इंडिया में, ना ही भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसी कंडीशन में है कि यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल पर इनका प्रोडक्शन किया जा सके। तो इसीलिए क्या है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ ज़्यादा प्रोवाइड करना, और इसीलिए गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से इस इंडस्ट्री को बूस्ट अप करना चाह रही है। क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा कि एडिबल ऑयल के प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग हो गए थे, बहुत आसमान में चले गए। ये कंडीशन केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इस प्रकार का सिनेरियो देखा गया ऑयल को लेकर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करने वाली है, क्या प्लान है, तो देखिए सबसे पहले प्राइस एश्योरेंस किया जाएगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग, मतलब जिस प्रकार वायबिलिटी गैप फंडिंग हम लोग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाने में वायबिलिटी गैप फंडिंग जो कमी आती है वो सरकार पे करती है, तो इस प्रकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग। प्लांटिंग मटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा टू ऑयल फार्मर्स, जो ऑयल फार्मर होंगे, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा और डिपेंडेंस कम की जाएगी दुनिया के दूसरे देश जिस पर भारत निर्भर करता है। तो ये जो स्कीम है इसे क्या बोला गया है भाई, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम for self-reliance in the edible oil involves investment of over rupees 11,000 crore over a 5-year period। तो 11,000 करोड़ रुपए ये बजटरी अलोकेशन किया गया है इसमें। यहाँ पर मेन जो जोर दिया गया है इस स्कीम में वो इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और अंडमान निकोबार, जहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की संभावना है और वहाँ पर ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो अपने आप में ये कंड्यूसिव वेदर कंडीशन है इस रीजन की, यहीं पर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ पर मेनली फोकस किया जाएगा। अंडर द स्कीम ऑयल फार्मर विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस, उन्हें मदद भी दी जाएगी, विल गेट द रेम्यूनरेशन अंडर ए प्राइस एंड वायबिलिटी फॉर्मूला। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल रखना, क्योंकि इसके कारण ओवरऑल इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जा रही है। टू रेज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल बाय 3 times टू 11 लाख मीट्रिक टन, 3 गुना जो है प्रोडक्शन को बढ़ा देना, क्योंकि भारत बहुत लार्ज स्केल पर पाम ऑयल के लिए दुनिया के अन्य देशों पर डिपेंडेंट है। और मैंने आपको मिक्सिंग जो होती है पाम ऑयल की मिक्सिंग के क्या इम्पैक्ट थे उससे रिलेटेड पूरा एक लेक्चर आपको कवर किया था, आपने जरूर उसको देखा होगा। मैंने रिफाइंड ऑयल के बारे में बात की थी, फॉर्च्यून तेल वगैरह जो रिफाइंड ऑयल होता है जो अडानी ग्रुप का है, मैंने बहुत सारी बातें आपको वहां पर कवर की थी। सो दिस विल इन्वॉल्व रेजिंग द एरिया अंडर पाम कल्टिवेशन, तो इससे जब पाम कल्टिवेशन में एरिया बढ़ जाएगा 10 लाख हेक्टेयर से 16.7 लाख हेक्टेयर, ये उम्मीद है। तो 10 लाख हेक्टेयर 2025-26 और 16.7 लाख हेक्टेयर 2029-30। खैर ये इस प्रकार की स्कीम्स होती हैं। एक्चुअल आउटपुट तो आपको 2025-26 में ही पता चलेगा कि इस पर कितना एक्चुअल में रियल इम्प्लीमेंटेशन हुआ। सो दीज आर द एम। आई थिंक आपको ये पूरी जो स्कीम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, पाम ऑयल की सबसे ज्यादा डिमांड किसमें है, जो प्रोसेस्ड आइटम होते हैं, जितने भी हम लोग चिप्स और हम लोग जितने भी नमकीन्स इत्यादि जो खा रहे हैं, राइट, वो सभी पाम ऑयल से ही। ये खतरनाक ऑयल भी है वैसे, ये बहुत अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, लेकिन सभी चूंकि ये कंपैरेटिवली सस्ता होता है अन्य से, इसीलिए कंपनीज इसी का प्रयोग कर रही हैं।
तो इंडिया वेजिटेबल ऑयल का दुनिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर है, ये बात आपको याद रखनी है। ऑलमोस्ट 55% ऑफ टोटल वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट अकेला 55% वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट भारत अकेला करता है। देखिए इन इंडिया 94.1% ऑफ इट्स पाम ऑयल इज यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट। तो मैक्सिमम हम लोग फूड प्रोडक्ट में यूज करते हैं, कुकिंग पर्पस में कंपनीज वगैरह इसको यूज कर रही हैं। और इट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल टू एडिबल ऑयल इकोनॉमी अपने आप में जो है दिस मेक पाम ऑयल एक्सट्रीमली क्रिटिकल टू इंडियाज एडिबल ऑयल इकोनॉमी। तो ये पाम ऑयल का यदि इतने लार्ज स्केल पर हम लोग प्रोडक्टिविटी करेंगे तो अपने आप में भारत के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। सो पाम ऑयल इज करंटली वर्ल्ड्स मोस्ट कंज्यूम्ड वेजिटेबल ऑयल, चीपर है, सस्ता है और सारे जो इक्वेटर रीजन है वहां पर इसका प्रोडक्शन होता है नॉर्मली, मतलब पेड़ वगैरह वहां पर है। हिंदी में इसे चीड़ का तेल भी कहते हैं। इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स एंड बायोफ्यूल्स। इन एरियाज में डिटर्जेंट, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स एंड बायोफ्यूल्स में इसका प्रयोग होता है। टॉप कंज्यूमर्स जो हैं उनमें है भारत, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये भारत के टॉप कंज्यूमर हैं इन कमोडिटी के। वन वाज द सेटिंग अप टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ऑयल सीड। तो एक बार 1986 में ये लाया गया था, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन ऑयल सीड विच वाज कन्वर्टेड इनटू ए नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। तो उस समय इसको कहा गया था नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। ये मिशन 2014 में आया। द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड ये 1986 में आया। तो समय समय पर हमने इस पर काम किया है। प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं ऑयल के, उस सब के पीछे मैंने आपको बेसिक रीजन बता दिया था, आप उस लेक्चर को एक बार देख लेंगे। फर्दर इट वाज मर्ज्ड विद NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन से जोड़ दिया गया। इसे येलो रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जो तेल की क्रांति है येलो रिवॉल्यूशन कहा जाता है उसे, पीली क्रांति। कलर रिवॉल्यूशन, इस पर भी हमने काम किया। 1986 में हमने टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल लाए। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम ये 2014 में लेकर आए हम। सो दैट वाज लॉन्च टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द कंट्री टू मीट डोमेस्टिक डिमांड। घरेलू जो मांग है उसकी आपूर्ति के लिए इसको लाया गया और समय समय पर स्टेप्स लिए गए। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो लॉन्च द खरीफ स्ट्रेटेजी, क्योंकि खरीफ की फसलों में इसको उत्पादित किया जाता है, तो खरीफ स्ट्रेटेजी के रूप में 2021 में ऑयल सीड। इज इट क्लियर? तो गवर्नमेंट ने खरीफ स्ट्रेटेजी 2021 फॉर ऑयल सीड इसको भी लॉन्च किया है। तो इस प्रकार से नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। और इससे क्या होगा, हमारी जो फूड डिमांड है, फूड बास्केट है, उसमें जो इन्फ्लेशन हो रहा है, उसमें जो महंगाई आ रही है, उसको आसानी से रोका जा सकेगा। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग बात करेंगे अदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट आर ऑयल बॉन्ड्स। बहुत डिटेल में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, राइट, 18 अगस्त में। अब हम लोग बात करेंगे कि ये ऑयल बॉन्ड्स क्यों जारी किए गए और यूपीए गवर्नमेंट ने 2005 से लेकर 2006 में इसे क्यों जारी किया गया। बेसिक रीजन ये था कि उस समय पर इंटरनेशनल क्रूड प्राइस और इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल डीजल की कीमत थी वो बहुत ज्यादा थी। उस सबको लोग उसे झेल नहीं पाते। जैसे आज की तारीख में जैसे मैं बोल रहा हूँ 110 रुपये हो गया है, उस समय भी ये ऑयल जो कि 70 रुपीज में चलता था वो लगभग 80-90 पर चला जाता। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने लगभग 13 से 16 रुपए पर लीटर ये सब्सिडी दी। और ये सब्सिडी क्यों दी? क्योंकि जो ऑयल कंपनीज थी उनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। ऑयल कंपनीज क्या हैं, उनको यदि नुकसान हो रहा होगा तो वो कैसे प्रोडक्ट करेंगे। जिस प्रकार आज की तारीख में उदय स्कीम है, डिस्कॉम्स जो उनको नुकसान हो रहा है तो उनको फंडिंग कौन दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है। तो इसी प्रकार से सब्सिडाइज्ड करके ये जो है, और गवर्नमेंट के पास उस समय बजट को मेंटेन भी करना था, तो बजटरी मैनेजमेंट को देखते हुए उन्होंने क्या करा, आने वाले 15 से 20 साल के लिए क्या निकाल दिया, ऑयल बॉन्ड्स निकाल दिए। और ये ऑयल बॉन्ड्स क्या है, हर साल गवर्नमेंट को लगभग जो है 9 से 10 हजार करोड़ रुपए हर साल, और ओवरऑल बात करें तो ये था 1.34 लाख करोड़। इतना बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर पूरे इस ऑयल बॉन्ड के तहत आया।
तो निर्मला सीतारमण जो मैडम है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, 2019 से नॉट 2019 2018 से ये रट लगाए हुए हैं, जबकि जिस लेवल पर आज एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक्साइज ड्यूटी जिस लेवल पर बढ़ा दी गई है वो आसानी से इस चीजों को रिकवर कर रहा है, लेकिन क्या है कि ये एक पास्ट गवर्नमेंट पर जो है अपना ठीकरा फोड़ना, इस तरह से आपने शब्द सुने होंगे कि पिछली गवर्नमेंट को जो है दोषी ठहराना हर चीज पर, ये हमेशा से आगे आने वाली सरकारें करती आई है। यूपीए एनडीए को करती थी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो इस प्रकार से इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑन ऑयल बॉन्ड, और देखिए 9,990 करोड़ हर वर्ष ये लायबिलिटी गवर्नमेंट को ऑयल बॉन्ड के तहत देनी है। टोटल ये इतना है और एक्चुअल में ये कितना जा रहा है 1.4 लाख करोड़। सो इफ आई डिड नॉट हैव द बर्डन टू सर्विस द ऑयल बॉन्ड, तो बड़े गिमिक तरीके से चालाकी के साथ स्टेटमेंट हमेशा कहे जाते हैं, यदि मेरे ऊपर ये बर्डन नहीं होता ऑयल बॉन्ड का, आई वुड हैव बीन इन पोजीशन टू रिड्यूस एक्साइज ड्यूटी, तो मैं उस स्थिति में होती कि मैं जो है दामों को कम करती। कम करने का मतलब एक्साइज ड्यूटी कम कर देते तो ऑटोमेटिकली दाम कम हो जाते 10, 12, 15 रुपए। एक्चुअल बात यह है कि गवर्नमेंट की इस पेंडेमिक के दौरान में कॉर्पोरेटिव जो टैक्स होता है, कॉर्पोरेटिव टैक्स से बहुत बड़ी इनकम होती है, वो भारत सरकार के पास बहुत ज्यादा उसकी फंडिंग नहीं आ पाती। और यही रीजन है, यही कारण है कि गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा कवरेज किससे कर रही है, पेट्रोल, डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल, और इसके अलावा कुकिंग गैस जो है वहां से ये रिकवरी करना चाहते हैं। रीजन ये है। इज इट क्लियर? ये तो कहने वाली बातें होती हैं। देखिए इसीलिए स्टेटमेंट्स को हमेशा आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि बैकग्राउंड नहीं पता है तो हमको स्टेटमेंट लगते हैं कि सभी स्टेटमेंट सही जा रहे हैं। इज इट क्लियर? The center has argued that it cannot reduce tax on petrol and diesel and it bear the burden of payment in lieu of the bond issued by the previous UPA government to stabilize the fuel prices। तो जिन्होंने उस समय पर सब्सिडी दी थी, स्टेबलाइज करने की कोशिश की थी, सब्सिडाइज फ्यूल प्राइस देने की कोशिश की, वो अब हमारे ऊपर एक बर्डन सम बना हुआ है। तो ऑयल बॉन्ड क्या है? स्पेशल सिक्योरिटी इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मार्केटिंग जो कंपनीज हैं उनको कैश सब्सिडी दी गई थी ताकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट प्राइस बढ़ा हुआ हो लेकिन भारत में प्राइस फिक्स रहे। होता क्या है, देखिए भारत में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि कभी भी आपने पेट्रोल में ऐसे प्राइस नहीं देखा होगा जैसे इंटरनेशनल मार्केट में होता है। 60 रुपीज हो गया, फिर अचानक से 80 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 70 हो गया। इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती है। 2-4 रुपए इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता है या कम होता है। इसके पीछे कारण क्या है कि इंडियन मार्केट इस तरह से सरवाइव कर ही नहीं सकता। गवर्नमेंट्स जो हैं वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा पार्लियामेंट में। इसीलिए क्या होता है, ये प्राइसेस को या तो धीरे धीरे बढ़ाया जाता है या धीरे धीरे घटाया जाता है। इतनी वॉलेटिलिटी जो इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में है उतनी वॉलेटिलिटी यहां ना आए, और इसीलिए क्या है सरकार एकदम से प्राइस ना बढ़ जाए इसके लिए उन्होंने सब्सिडाइज तरीके से ये बॉन्ड इशू किए थे 15 से 20 साल के लिए। और कंपनीज आर पेड इंटरेस्ट, तो ऑयल कंपनीज आर पेड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है वो ऑयल कंपनीज देती। और इस प्रकार से क्या हुआ 2005 से 10 के बीच में यूपीए गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड ये कंपनीज को अमाउंटिंग 1.4 लाख करोड़ के ये लॉसेस जो हैं जो हो रहे थे कंपनीज को, उसको बॉन्ड के रूप में निकाला। और इसीलिए वो बॉन्ड्स के कारण एक्साइज ड्यूटी का जो 9,000 से 10,000 करोड़ का जो पार्ट है के लाख है ना 1,000 करोड़, ये जो अमाउंट है ये हर साल गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है, क्यों इश्यू करते हैं आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। क्योंकि देखिए प्राइस की वॉलेटिलिटी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। और उसके बाद में इन बॉन्ड से एक इंपैक्ट क्या आता है कि गवर्नमेंट एक साथ पे ना करके, यदि गवर्नमेंट उसी समय सब्सिडाइज 5 साल में पूरा पे कर देती तो फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़े स्तर पे आ जाता और अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसीज है उनके लेंस में आ जाता है ये सब कि गवर्नमेंट में फिस्कल डेफिसिट, बजटरी मैनेजमेंट वो प्रॉपर नहीं है, और मजबूरन क्या होता है गवर्नमेंट ये सब करती है। इज इट क्लियर? तो इंटरेस्ट पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ दीज बॉन्ड बिकम अ पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेशन इन फ्यूचर ईयर्स।
तो इसीलिए पूरा तरह से कैलकुलेट करके कि भाई 10,000 करोड़ जो है पर ईयर, ये कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं होगा, तो ये आगे आने वाली सरकारों पर ये टाल दिया गया। तो देखिए, डीरेगुलेशन ऑफ फ्यूल प्राइसेस, फ्यूल प्राइस डी कंट्रोल हैज बीन अ स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज। फ्यूल प्राइस कंट्रोल जो करना है वो एक बहुत स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज है। देखिए, गवर्नमेंट ने फ्री कर दिए प्राइसेस ऑफ एविएशन फ्यूल 2002 में, पेट्रोल को फ्री कर दिया था 2010 में, और 2014 में डीजल को। तो प्राइस डी कंट्रोल कर देना मतलब कंपनीज पर छोड़ देना कि वो निर्णय लें कि किस प्रकार से वो पेमेंट को डिसाइड करेंगे। तो प्रायर टू दैट गवर्नमेंट वुड इंटरवीन इन द फिक्सिंग प्राइस एट विच रिटेलर वर टू सेल डीजल एंड पेट्रोल। तो इससे पहले क्या होता था, जो कीमतें हैं वो सरकार निर्धारित किया करती थी कि किस प्राइस पर डीजल और पेट्रोल को बेचा जाए। दिस लीड टू अंडर रिकवरीज ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड विच गवर्नमेंट हैड कंपनसेट फॉर इट, और इसीलिए गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ा। इज इट क्लियर? सो प्राइसेस वर डीरेगुलेटेड टू मेक देम मार्केट लिंक्ड and unburden the government for subsidizing price and allow consumer to benefit from the lower rates when government crude prices tumble। जब global crude prices बहुत तेज हो रहे हैं तब भी कंज्यूमर के लिए एक पॉइंट पर इन कीमतों को रखना ये एक बड़ा प्रश्न है, और इसीलिए ऑयल बॉन्ड लाए गए थे। प्राइस डी कंट्रोल essentially offer few retailers such as Indian Oil, HPCL एंड BPCL, जिस पर हमने बात की थी, द फ्रीडम ऑफ फिक्स प्राइस बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ देयर ओन कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो वो अपने कॉस्ट एंड प्रॉफिट और कितना उनका खर्चा आता है वो सब निकालने के बाद में, और फिर एक्साइज ड्यूटी और एड वैलोरम टैक्स या वैट ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। तो फाइनली एक प्राइस तैयार होकर आता है जो आज की तारीख में कंज्यूमर्स को देना पड़ रहा है। However, the key beneficiary of the policy reform of price de control इज द गवर्नमेंट। तो देखिए, यहां पर पॉलिसी रिफॉर्म्स और जो बेनिफिशियरी, देखिए द की बेनिफिशियरी इन दिस पॉलिसी रिफॉर्म ऑफ प्राइस डी कंट्रोल इज द गवर्नमेंट। इस सब का फायदा क्या हुआ, उस समय की सरकार को हुआ, लेकिन आज तक उसका दंश झेलना पड़ रहा है। लेकिन ये इतना बड़ा भी नहीं है कि इस चीज को आप 2018 से बार बार उठा रहे हैं। तो फाइनली क्या है, लॉस ऑफ कंज्यूमर व्हाइल ऑयल प्राइस डीरेगुलेशन वाज मीन टू लिंक विद ग्लोबल क्रूड प्राइसेस। अब ये सीधा ग्लोबल क्रूड प्राइसेस से लिंक कर दिया गया। सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है, यदि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे होते हैं सरकार सीधा बोल देती है अंतरराष्ट्रीय दामों में इतनी तेजी आ रही है और इस सब के पीछे ये सब हो रहा है। इंडियन कंज्यूमर हैव नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम फॉल इन द ग्लोबल प्राइसेस। अच्छा, सबसे खास बात आप ये देखिए कि इन्होंने ग्लोबली उसको ग्लोबली लिंक तो कर दिया, लेकिन जब क्रूड ऑयल के दाम बहुत निम्न स्तर पर थे तो तब क्या हमने प्राइसेस को कम होता हुआ देखा? तब तो हमने प्राइसेस को कम होता हुआ नहीं देखा। तब सरकारें अपनी झोली भर रही होती हैं। वो क्या कारण है उसके पीछे? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बड़े बड़े प्रोमिसेस वादे किए होते हैं अपने मैनिफेस्टोज में, अपने घोषणा पत्र में, उनके लिए जब ये मान लीजिए, मैं यदि इस गवर्नमेंट की बात करूं, प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो 2024 में इलेक्शन होंगे, तो उन्हें अपने खजाने भरे रहने होते हैं ताकि क्या हो सके, समय समय पर ऐसी स्कीम्स लाई जा सकें जो लार्ज सेक्शन, मार्जिनलाइज सेक्शन इत्यादि को मदद कर सके। और अल्टीमेटली क्या हो, ये सब पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, सारे के सारे पॉलिटिकली गेम्स प्लान होते हैं, कहाँ पर जो ये पैसा कमाया जा रहा है वो किस तबके को, वर्ग को देना है, और ये सब जो फ्लो होता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन के अनुसार ये सब होता है। इज इट क्लियर? तो ये तो बेसिक बात है, इसको लिखना कहीं नहीं है, बट समझने वाली बात है। तो द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट इम्पोजेस फ्रेश टैक्सेस एंड लेवीज टू रेज एक्स्ट्रा रेवेन्यू। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ऑयल बॉन्ड क्यों चर्चा में आया? देखिए, इन ऑयल बॉन्ड के कारण टोटल 58 से 60% जो सेलिंग प्राइस है वो तो हमको पेट्रोल डीजल पर टैक्स के तौर पे चुकाना पड़ रहा है। डीजल पर लगभग ये 52% है। डीजल भी देखिए लगभग पेट्रोल के बराबर आ रहा है। तो द गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड टू हैव कलेक्टेड मोर देन 3 लाख करोड़ फ्रॉम टैक्स ऑन पेट्रोल। अब आप एक चीज, छोटी सी बात सोचिए, गवर्नमेंट जो बात कह रही है कि उन्हें 10,000 करोड़ रुपीस ये चुकाने हैं, इसीलिए हम दामों को कम नहीं कर सकते, लेकिन आप कमा कितना रहे हैं? 3 लाख करोड़, मतलब आप ये कह लीजिए 3000 करोड़, यस और नो, 3 लाख करोड़ पिछले साल आया। इनको देना था
मतलब इन्होंने उस आधार पर 300 रुपए कमा लिए और देना केवल 10 रुपए ही है इनको। तो भाई इतना क्यों कर रखा, आप 10-20-30 रुपए 10-20 रुपए 10 रुपए कम भी कर देंगे तो भी ये 300 करोड़ से 200 करोड़ ही आएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कारण सारा क्या है कि सारा गेम प्लान होता है। पैंडेमिक के दौरान और कुछ रिकवरी नहीं हो रही थी तो इन्होंने इसके माध्यम से रिकवरी करने की पूरी कोशिश की। इज इट क्लियर? तो ये सब ब्लेम गेम है यूपीए रिजीम के ऊपर। रिजीम तो यहाँ पर द प्रेजेंट गवर्नमेंट ब्लेम कर रही है यूपीए गवर्नमेंट पर। इट पॉइंटेड आउट दैट द बॉन्ड इश्यूड बाय द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट हैव वीकेंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑयल मार्केट। ये आरोप लगाया जा रहा है कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के कारण फाइनेंशियल पोजीशन वीक हुई है। प्रेजेंट गवर्नमेंट का फिस्कल बर्डन बढ़ गया है। इट ऑगमेंटेड दैट इट इज एन ऑगमेंट दैट हैज बीन ऑफन रिपीटेड सिंस 2018 और 2018 से इसे लगातार रिपीट किया जा रहा है। आई थिंक आपको ऑयल बॉन्ड उसका पूरा ब्रीफ स्ट्रक्चर क्यों ये सब चर्चा में रहा, आई थिंक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो ब्लेम गेम आपको जरूर याद रखना है। बजट में क्या होता है, केवल 10,000 करोड़ का ही ये लॉट आ रहा है। तो बजट डॉक्यूमेंट शोज सच बॉन्ड विल बी अप टू रिडेम्पशन ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर। 2026 तक ये चलेंगे। गवर्नमेंट इज लाइकली टू पे सिमिलर अमाउंट इंटरेस्ट फॉर द करंट फिस्कल ईयर एज वेल एज अप टू 2026 तक देगा। इज द इशुएंस ऑफ सच स्पेशल सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्टेड टू यूपीए इरा। देखिए यहाँ पर ये 2010, ये देखिए क्या बताया जा रहा है। बिसाइड ऑयल बॉन्ड, इस ऑयल बॉन्ड के अलावा यूपीए गवर्नमेंट ऑल्सो सा द इशुएंस ऑफ फर्टिलाइजर बॉन्ड इन 2007। तो ये भी जो लॉसेस था उसको, तो इस प्रकार से प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कर सकती है, उदय स्कीम वगैरह उसका एक बॉन्ड निकाल दे। लेकिन ये इस प्रकार से नहीं करेंगे। मतलब उसके पीछे कारण क्या है, एक तो आजकल इंटरनेशनल क्रूड ऑयल दाम के हिसाब से हो गई चीजें, तो बॉन्ड की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कंपनीज का भुगतान तो कंज्यूमर का इतना जो प्राइसेस हाइक कर रखा है तो उससे अपने आप ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हें बॉन्ड की अभी आवश्यकता नहीं है। सो ओवर द ईयर मोदी गवर्नमेंट हैज इश्यूड बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड। मोदी गवर्नमेंट भी बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड टू स्पेसिफिक पब्लिक सेक्टर बैंक एज इट लुक टू मीट लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ दीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर बहुत बर्डन है, एनपीए वगैरह बेल आउट पैकेज दिए जाते हैं। तो यहां पर भी बैंक के रिकैपिटलाइजेशन के लिए ये लोग भी बॉन्ड निकाल रहे हैं विदाउट अलोकेटिंग मनी फ्रॉम द बजट। बजट से मनी अलोकेट नहीं कर रहे हैं, ये बॉन्ड से ही कवर कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, हर गवर्नमेंट ऐसा करती है, ऐसा पिछली गवर्नमेंट ने किया, अब ये लोग कर रहे हैं। अगली एक और इकोनॉमी से रिलेटेड बात है, व्हाई बैंक्स वांट इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ द आरबीआई टू केप्ट कॉन्फिडेंशियल। क्यों जो अभी आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, राइट, जो इंस्पेक्शन हुआ जिसमें क्लियर कट पता चल जाएगा बैंकों का एनपीए कितना है, किस कस्टमर को किस कंज्यूमर को कितना ज्यादा लोन दिया गया, वो पूरी लिस्ट हैंडओवर कर दी गई है। तो यदि वो बोल रहे हैं बैंक्स की इससे हमारे कस्टमर्स खराब होंगे, कंज्यूमर्स खराब होंगे, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े लार्ज स्केल पर बोर्ड क्या करते हैं, जो बहुत प्रोमिनेंट शख्सियत होती है, मिलेनियर्स जो होते हैं, उनको ये लोग बहुत बड़े लेवल पे अमाउंट देते रहते हैं। और इसीलिए क्या है, बैंक्स जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स एंड अदर बैंक्स वो बोल रहे हैं कि भाई आप डिस्क्लोज मत करिए जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है आरबीआई की। बैक इन न्यूज वंस अगेन आफ्टर डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेफर्ड रिट पिटीशन फाइल्ड बाय द बैंक टू अनदर बेंच ऑफ रिकंसिडरेशन। तो यहाँ पर रिट पिटीशन फाइल की गई है बाय बैंक टू अनदर बेंच टू रिकंसिडरेशन कि भाई ऐसा आरबीआई यदि उसको डिस्क्लोज करने वाला है तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई है कि इसको डिस्क्लोज न किया जाए। व्हाट आरबीआई इंस्पेक्शन ऑन बैंक, देखिए अकॉर्डिंग टू द एक्ट जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, वो रिजर्व बैंक को ताकत देता है कि वो कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज कर सके, इंस्पेक्ट कर सके। दिस पावर एक्सरसाइज थ्रू ऑन साइट इंस्पेक्शन एंड ऑफ साइट सर्वेलेंस। ऑफ साइट का मतलब जो ऑनलाइन इनका डेटाबेस वगैरह उनको देखना, ऑन साइट का मतलब वहां पर जाकर अधिकारी करते हैं, और ये कैरिड आउट करते हैं डिटेल्ड एंड इंटीग्रेटेड सुपरवाइज्ड ओवरऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, बैंक डेवलपमेंट क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन सभी पर ये सुपरविजन रख सकते हैं।
बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आरबीआई का बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन कैरिड आउट दिस फंक्शन, ये कैरी आउट करता है फंक्शन को बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन। बैंक करंटली डिस्क्लोज द लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर एंड नेम ऑफ द डिफॉल्टर्स अगेंस्ट whom दे हैव फाइल्ड सूट फॉर लोन रिकवरी। तो बैंक करंटली उन लिस्ट को, विलफुल जो डिफॉल्टर है उनकी पूरी लिस्ट को लोन रिकवरी के लिए जो तैयार की गई है, उन डिफॉल्टर्स की लिस्ट डिस्क्लोज की जा सकती है। सो द कैमल्स, ये कैमल्स क्या है? कैपिटल एडिक्वेसी कितनी है बैंकों के पास, एसेट क्वालिटी मतलब उनका जो धन है उसकी क्वालिटी किस लेवल की है, मतलब कहीं फंसा हुआ पैसा तो नहीं है या रिकवरी ही नहीं हो पाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो नहीं है, मैनेजमेंट, अर्निंग, लिक्विडिटी एंड सेंसिटिविटी, दिस इज व्हाट कैमल्स। तो कैमल एक इंटरनेशनल रेटिंग सिस्टम है, रेगुलेशन के लिए यूज किया जाता है बैंकिंग अथॉरिटीज के द्वारा टू रेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू 6 फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द एक्रोनिम। तो यहाँ पर ये जो 6 फिगर्स हैं, कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट, अर्निंग्स, लिक्विडिटी एंड सेंसिटिविटी। अभी ये चर्चा में क्यों है? 2015 में सुप्रीम कोर्ट हैड कम डाउन ऑन आरबीआई फॉर ट्राइंग टू कीप इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड डिफॉल्टर लिस्ट कॉन्फिडेंशियल। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पर कॉन्फिडेंशियल रखने को कहा था। दिस वॉज एम टू पब्लिक डिस्क्लोजर फॉर सच रिपोर्ट ऑफ आरबीआई, ये लोगों को पता चल जाता, मच अगेंस्ट द विशेज ऑफ बैंकिंग सेक्टर, ये बिल्कुल खिलाफ है बैंकिंग सेक्टर की आशा, उनकी जो उम्मीदों पर। सुप्रीम कोर्ट said that RBI has no legal duty to maximize the benefit of any public sector or private sector bank and thus there is no relationship of trust between them। सुप्रीम कोर्ट कहता है आरबीआई के पास कोई लीगल ड्यूटी नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक तो कि मैक्सिमाइज करे, ड्यूटी, ये ड्यूटी नहीं है उसकी। इट एडेड दैट द आरबीआई वाज ड्यूटी बाउंड टू अपहोल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ, आरबीआई ड्यूटी बाउंड है कि पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए, रिवीलिंग दैट डिटेल्स अंडर आरटीआई, और आरटीआई के अंदर ये सभी डिटेल्स बताए, लेकिन इन सबको बैंक्स जो हैं वो नहीं चाहते। व्हाट इज द इश्यू? भाई बैंक, आरबीआई वाज अलाउड टू मेक सच रिपोर्ट पब्लिक फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट हैड वांटेड फुल डिस्क्लोजर ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हैड वांटेड फुल डिस्क्लोजर, सुप्रीम कोर्ट तो चाहता है कि फुल डिस्क्लोजर हो, लेकिन 2015 में ऐसा उन्होंने नहीं किया था। हाउएवर द कोर्ट एग्रीड दैट ओनली सम पोर्शन ऑन बैड लोन एंड बोरोवर्स वुड बी मेड पब्लिक। तो कुछ पोर्शन तो, लेकिन वो कुछ पोर्शन कितना क्या कैसे होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। बैंक हैड रिफ्यूजिंग टू डिस्क्लोज इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड डिफॉल्टर लिस्ट, वो नहीं चाहते कि इस प्रकार का कुछ हो। इस सब से होता क्या है? बैंक की डिफेम होती है, बैंक के कस्टमर्स दूर जाते हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बैंक ने यदि विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट दिखाई है तो फिर बैंक में लोन लेने से लोग कतराएंगे। ट्रस्ट ऑफ अकाउंट होल्डर का ट्रस्ट खराब होता है, क्योंकि यदि किसी बैंक का ये पता चल जाएगा इतने ज्यादा डिफॉल्टर है तो आज नहीं तो कल ये बैंक डूबेगा, इस बैंक में से तो पैसा निकाल लो और किसी और बैंक में डाल दो। ट्रस्ट ऑफ अकाउंट होल्डर, ये डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट आएगा। Invalidity of RTI. On the other hand, private banks insisted that the RTI Act does not apply to private bank. RTI प्राइवेट बैंक पर अप्लाई नहीं होता, इस बात पर ये जोर देते हैं। Right to privacy. Bank also argued that privacy is a fundamental right, therefore it should be not violated by making clients information public. तो client की information को public कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। Why are bank against disclosing inspection report? क्यों बैंक against हैं रिपोर्ट्स के? Many feel RBI inspection report on various banks with detailed alleged malpractice and mismanagement बिल्कुल उसको उजागर करेगा। तो ये वैसे होना तो चाहिए, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी है, उनमें सब चीज़ें पता हो। As these report have detailed about how the bank manipulated rogue borrowers and किस प्रकार से रिपोर्ट ने डिटेल्स तैयार की है and was manipulated rogue borrowers कौन है, बैंक want to keep them under wrap, उन सबको मतलब लपेट कर रखना चाहता है। ऑब्वियसली बैंक डोंट वांट इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड डिफॉल्टर लिस्ट टू बी मेड पब्लिक एज इट अफेक्ट्स देयर इमेज, उनकी इमेज खराब होगी। कस्टमर में ऑल्सो कीप आउट ऑफ बैंक विद पुअर ट्रैक रिकॉर्ड। कस्टमर भी क्या होगा? में ऑल्सो कीप आउट ऑफ बैंक विद पुअर ट्रैक रिकॉर्ड। कस्टमर भी क्या होगा? इस प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड है तो वो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ।
In the context of Indian economy, non-financial debt includes which of the following? Non-financial debt इसमें से कौन सा होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बेसिक इकोनॉमिक का प्रश्न है। हाउसिंग लोन ओन्ड बाय हाउस होल्ड, क्या ये नॉन फाइनेंशियल डेप्ट है? अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, ट्रेजरी बिल, कौन सा नॉन फाइनेंशियल डेप्ट है? आपको फाइनेंशियल डेप्ट और नॉन फाइनेंशियल डेप्ट दोनों पर शॉर्ट नोट लिखना है और इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। राइट, इज इट क्लियर? यहां तक सारी बातें क्लियर है तो आगे चलते हैं। अफगानिस्तान अभी चर्चा में रहेगा, लंबे समय तक चर्चा में रहेगा। हम लोग डिटेल में अफगानिस्तान के पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह को भी 3-4 दिन में पूरी तरह से कवर करेंगे। एक डेडिकेटेड लेक्चर हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड कराऊं। फॉर इंडिया देयर विल बी नो डर्थ, डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी होना, डर्थ का मतलब कमी, ऑफ बैलेंसिंग अपॉर्चुनिटी, कि अभी कोई कमी नहीं आई है कि हम अभी बैलेंस ना कर पाए अफगानिस्तान के साथ अपॉर्चुनिटीज जो है हमारी। द रैपिड फॉल ऑफ अफगानिस्तान, लगातार ये जो तालिबान कंट्रोल करता जा रहा है आफ्टर द विड्रॉल ऑफ यूएस सेंट शो वेव्स अक्रॉस द रीजन, तो ये रैपिड फॉल होता जा रहा है। अब क्या क्या कॉज ऑफ कंसर्न है इंडिया के, देखिए अलग अलग एंगल से आपको समझना जरूरी है, इसीलिए अलग अलग आर्टिकल्स आपको पढ़ने भी जरूरी होंगे। द तालिबान्स एंट्री इनटू काबुल, काबुल में एंट्री कर ली है, हमारी इंडियन एयरफोर्स के प्लेन गए और वहां से हमने रुद्रेंद्र टंडन जो कि वहां पर एम्बेसडर थे उनको और कुछ लोगों को निकाला। तालिबान ने यह भी बोला कि हम इंडियंस को हताहत नहीं करेंगे, लेकिन एक जो रिपोर्टर थे उनको तो बड़ा ब्रुटली मारा गया है ना, तो हम लोग विश्वास नहीं कर सकते स्टेटमेंट्स वर्ड पर अभी सो फार, क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा है, विश्व के कोई भी देश नहीं कर रहा है। फॉर न्यू फेज इन द रिलेशनशिप बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया, अब क्या है कि रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है साउथ एशिया में, सर्टेनली पॉइंट टू रिकरिंग द डायनेमिक बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया, तो ये कुछ डायनेमिक परिवर्तन लेकर आएगा पहले की तुलना में, जहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट थी अब ये अनस्टेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है और अभी बहुत सारी चीजों को समझना बाकी है। बैकडोर, बैक चैनल इंडिया और तालिबान की बात हो रही है। दोहा का जो मीटिंग था जहां पर इन्होंने जब यूएसए जाने की सोच रहा था, प्लानिंग कर रहा था, उस समय पर इंडिया भी उस मीटिंग का हिस्सा था। सो रिसेंट डेवलपमेंट इन साउथ एशिया सर्टेनली पॉइंट टू रिकरिंग डायनेमिक्स बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया। So restoration of Taliban rule in Afghanistan and Pakistan support undoubtedly present some very serious potential challenge for Indian security। यदि पाकिस्तान एक अच्छा गठजोड़ कर लेता है वहां के तालिबान से और फाइनली ये भारत की सिक्योरिटी स्पेशली फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ये एक बड़ा इश्यू क्रिएट हो सकता है। और इसीलिए however a measure of strategic patience, तो अभी हम क्या है एक पेशेंस, धैर्य बनाए हुए हैं, कुड हेल्प इंडिया टू कोप विद एडवर्स डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान एंड फाइंड वेज टू सिक्योर इट्स इंटरेस्ट इन नियर फ्यूचर। तो अभी बहुत से एंगल्स का, बहुत से पत्तों का खुलना बाकी है और इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस के मोड में है इंडिया। फॉर इंडिया अ बिगर क्वेश्चन मार्क इज अबाउट तालिबान रिन्यूड सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। तो एक सबसे बड़ा इश्यू है कि हो सकता है जैसे 90 से 98 के दशक में आपको याद आ रहा होगा तालिबान तो पूरी तरह से आतंकवादियों को सपोर्ट किया करता था। पाकिस्तान रीडायरेक्शन ऑफ जिहादी ग्रुप हैव एलिजिडली फॉट विद तालिबान टुवर्ड्स इंडिया। तो ये सब जो है हमने होते हुए देखा है कि अल-कायदा और बाकी दूसरे जो बेस कैंप हैं वो भारत में भी, भारत के सरजमी के आसपास जो पाकिस्तान वाला एरिया वहाँ पर भी बनना स्टार्ट हो गए थे। तो अफगानिस्तान जो है 1979 से 2001 में हाउ इट चेंज द सब कॉन्टिनेंट, तो देखिए यहाँ से तालिबान का वो उदय शुरू होता है और वहाँ पर अल-कायदा भी आता है। यूएसएसआर जो है वो यूएसएसआर जब जैसे ही वहाँ से निकलता है, यूएसएसआर एक लंबे समय तक 10 सालों के एक बहुत ही भयंकर युद्ध में उलझा हुआ था यूएसएसआर, और फाइनली वो वहाँ से निकलता है। उसके बाद अमेरिका का आगमन होता है, फिर सऊदी अरेबिया जो है वो भी तालिबान जो वहाँ के स्टूडेंट लड़ाका है उनको फंडिंग करता है। हाउ इट चेंज द सब कॉन्टिनेंट, तो एट द एंड ऑफ 1979 सोवियत यूनियन लॉन्च्ड ए मैसिव मिलिट्री इन्वेजन टू प्रोटेक्ट कम्युनिस्ट रिजीम इन काबुल। तो देखिए आपको ये बात पता होगी कि लगातार
यूएसएसआर क्या चाहता कि सभी लोग कम्युनिस्ट हो जाएं, और वो इसीलिए कि भाई उन्होंने एक इन्वेजन किया, आक्रमण किया काबुल में। और ये आक्रमण क्यों किया? क्योंकि मिलिट्री इन्वेजन की मदद से वहां की कम्युनिस्ट रिजीम को बचाया जा सके जो काबुल में है। यूएस और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया बाय अनलीशिंग द रिलीजियस जिहाद दैट कंपेल्ड रशिया टू विड्रॉ। तो पूरे 10 साल का ये युद्ध जो है रशिया उसमें, यूएसएसआर उस समय का यूएसएसआर उसमें उलझा रहा। पाकिस्तान क्रिटिकल रोल इन अफगानिस्तान वार अगेंस्ट रशिया अलाउड पाकिस्तान टू सिक्योर पॉलिटिकल कवर फॉर द कंट्रीज एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। और पाकिस्तान को आपको याद आ रहा होगा कि 1971 या उससे पहले के वार में भी अमेरिका पूरी तरह से सपोर्ट इसीलिए करता था क्योंकि पाकिस्तान वहां पर क्या है, फुल्ली अमेरिका की प्रो टेंडेंसी दिखाता था। लेकिन फाइनली आज और पिछले 3 अलग अलग समय में हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने हमेशा डुप्लीसिटी दिखाई है, उसने अपना फायदा देखा है, मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट अमेरिका को इसमें हुआ नहीं। तो अभी पाकिस्तान और अमेरिका को ये बात समझ में आ गई। तो पाकिस्तान आर्मी टर्न द जिहादी आर्मी टू गेन कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान। और फिर एक ये जो प्रॉक्सी वार है, जिस प्रकार इन्होंने जिहादीज यूएसएसआर के खिलाफ अमेरिका पाकिस्तान ने एक एंगल बना के और फिर यूएसएसआर के खिलाफ मोर्चा खोला, वैसे इन्होंने इंडिया की तरफ भी खोल दिया। और दिस टर्बुलेंस इन 1990 सा डीपनिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इससे क्या हुआ, भारत के कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेजी से बढ़ गया। अलकायदा जिसने होस्टेड बाय तालिबान लॉन्च टेरर अटैक अगेंस्ट यूएस। और उसके बाद से यूएस क्या है, पूरे इस जमीन को जो है टेरर लॉन्च पैड जो हैं उन सभी को ध्वस्त करने यहाँ 2001 के बाद से 2001-2002 से आ जाता है। फाइनली 2021 में वो पूरी तरह से निकलने की कोशिश कर रहा है, निकल भी चुका है। So after 2001 there has been a significant expansion of India's US strategic partnership। तो यहाँ पर क्या हुआ, पाकिस्तान का जो ये डुप्लीसिटी वाला गेम था वो अमेरिका को समझ में आ गया और इधर इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ने लगी। बाय द एंड ऑफ द डिकेड दो द पाकिस्तानी आर्मी हैड स्वंग बैक टू डिफॉल्ट पोजीशन, रिन्यूड सपोर्ट ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान। तो एक बार फिर से जो है इस डिकेड के अंत तक, ये जो 2020 है, यहाँ पर रिन्यूड सपोर्ट फिर से पाकिस्तान आर्मी ने शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ऑल्सो टीज्ड एंड इंक्रीजिंगली वॉर वेरी वॉशिंगटन इनटू ए नेगोशिएशन विद तालिबान फॉर पीस सेटलमेंट। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो भी आज की तारीख में ज़्यादा प्रो है चाइना के साथ में, और वो नॉट प्रो टू अमेरिका है। तो अमेरिका को आजकल बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान नहीं कर रहा है। तो वार वियरी जो वॉशिंगटन है उसके साथ में एक बार फिर से पीस सेटलमेंट हो जाए, इसका प्रयास पाकिस्तान जो है ऑल्सो टीज एंड इंक्रीजिंगली वॉर वियर। तो ये मतलब टीज कर रहा है, परेशान कर रहा है, ना कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। टीज मतलब चिढ़ाना, तंग करना, परेशान करना। वे फॉरवर्ड क्या है भाई इंडिया की तरफ से? देखिए, हमने पूरा पेशेंस अभी बनाया हुआ है। अभी बहुत से रेडिकल ग्रुप्स हैं जो ट्रबल बैलेंसिंग है, रिलीजियस आइडियोलॉजी, भी बहुत सारी चीज़ों को भी हमें नोटिस करने की आवश्यकता है। व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड तालिबान, तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे होने वाले हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तान। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखना होगा तालिबान पाकिस्तान का किस प्रकार से ये गठजोड़ रहेगा या नहीं रहेगा। एंड इज बाउंड टू सीक मेजर ऑफ ऑटोनॉमी फ्रॉम पाकिस्तान। इंडिया विल हैव टू वेट, भारत को भी वेट करने की आवश्यकता है। प्रिपेयर फॉर क्रॉस बॉर्डर टेरर। हम अब देखेंगे कि क्रॉस बॉर्डर टेरर बहुत तेजी से बढ़ेगा और इसीलिए हमें इस पर एक डेडिकेटेड आर्म फोर्सेस को और ज़्यादा जो है एक स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाना होगा। द वर्ल्ड हैज़ ऑल्सो इम्पोज सिग्निफिकेंट न्यू कंस्ट्रेंट ऑन पाकिस्तान सपोर्ट। पूरे वर्ल्ड ने अभी इम्पोज कर दिया है, इम्पोज सिग्निफिकेंट न्यू कंस्ट्रेंट ऑन पाकिस्तान सपोर्ट फॉर टेरर थ्रू मैकेनिज्म लाइक FATF में तो वो आ ही रहा है। यदि इस प्रकार से पाकिस्तान फिर से डुप्लीसिटी करता है तो ये ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। अनलाइक 1990s when Delhi simply absorbed the terror attacks, it now shows the political will to retaliate forcefully। तो अब जो है पॉलिटिकल विल से हमें इसको पूरी तरह से बदला लेना होगा। द रीजनल जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट, हम लोग अमेरिका के साथ में और जो भी देश जैसे ईरान वगैरह रशिया के साथ में
हमें बैक चैनल बातें करते रहना होगा कि किस प्रकार से पूरा मैटर को हैंडल किया जाए। तो तालिबान एंड पाकिस्तान अपीयर टू बी एक्यूटली कॉन्शियस फॉर दिस रियलिटी। तो वो भी इस चीज को लेकर पूरी तरह से चैतन्य मन में है, मतलब विचारणीय मोड पर है, वो भी इस चीज को देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश रिएक्ट कर रहे हैं। तो कंक्लूजन ये है, फॉर ए पेशेंट, ओपन माइंडेड एंड एक्टिव इंडिया देयर विल बी नो डर्थ ऑफ बैलेंसिंग अपॉर्चुनिटी, की कोई कमी नहीं है कि हम अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है, अपॉर्चुनिटीज है, उसको बैलेंस कर लेंगे। नो डाउट भारत एक फूड सिक्योरिटी के तहत हम लोग चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, वीट सप्लाई वगैरह हम लोग समय समय पर प्रोवाइड करते हैं। 3 बिलियन डॉलर्स के हमने जो इन्वेस्टमेंट है, आने वाले समय में और भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और वाकई में तालिबान उस सबका स्वागत करेगा। देखिए, आपने जीन बैंक्स का नाम सुना होगा। एक जीन बैंक है स्वालबार्ड, स्वालबार्ड, ये लोकेटेड है नॉर्वे में। भारत में भी लद्दाख में एक जीन बैंक है। अभी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक को रिफर्बिश्ड किया गया है ना, एट नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली में। और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इसे, ये जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक है। क्या होते हैं जीन बैंक? यहाँ पर दुनिया के जितने भी प्लांट स्पीशीज, उनके सबके जीन होते हैं। कल को किसी प्रकार का मास एक्सटिंक्शन इस पृथ्वी पर हो जाए, पूरी पृथ्वी तबाह हो जाए, तो यहाँ से जीन्स की मदद से हम लोग, ऐसा नहीं हो कि लाखों साल लग जाए पुनः पृथ्वी को बसने में, कुछ ही हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में ये पृथ्वी को फिर से हम लोग रिवैम्प कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर इस प्रकार का एक जीन प्लांट लगाया गया है। तो यहाँ पर नेशनल जीन बैंक को स्थापित कब किया था भाई? 1996 को। इसको क्या किया अभी? रिफर्बिश्ड, मतलब नए समय, नए इस लेवल पर जो बिल्डिंग है, जो टेक्नोलॉजीज वगैरह है, उन सबको नया इनोवेशन किया गया और इस प्रकार से ये दुनिया का दूसरा सबसे लार्जेस्ट जीन बैंक बन गया। आपको पता ही होगा 1986 में भारत में बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बना था। भारत लगातार प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज, क्यों जरूरी है भारत के लिए? इतने लार्ज स्केल वाला देश है तो हमें एक एक जीन का अध्ययन करना है। दिस इज पर्टिनेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। और इसीलिए भारत को इस एरिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। इक्वालिटी के लिए देश में संपन्नता रहे, फूड ग्रेन की कोई कमी न रहे, और इसीलिए हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं और जीन बैंक भी हमने बनाया है। सो इट्स कैपेसिटीज टू प्रिजर्व 1 मिलियन, 1 मिलियन का तो 10 लाख जर्म प्लांट्स, उनके जो सीड्स हैं, उनके जीन्स वगैरह यहाँ पर है। 4.52 लाख एसेशंस, 2.4 लाख आर इंडियन जर्म प्लांट्स एंड रेस्ट हैव इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, दुनिया के दूसरे देशों से भी इंपोर्ट किए गए। स्वालबार्ड जो नॉर्वे में है, दुनिया के लगभग सभी स्पीशीज, प्लांट इत्यादि, उन सबके जो जीन्स हैं वहाँ पर कलेक्ट किए हुए हैं। ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इज मीटिंग द नीड ऑफ इन सिटू एंड एक्स सिटू जर्म प्लांट कंजर्वेशन थ्रू दिल्ली हेडक्वार्टर, और 10 रीजनल इसके स्टेशन है ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पर जो नेशनल जीन बैंक है, 4 अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज यहाँ है। एक तो सीड बैंक, -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर रहता है, वहां पर ये संरक्षित प्रिजर्व रहते हैं। क्रायोजीन बैंक, क्रायो का मतलब क्या है? निम्न तापमान पर, -170 टू -196 डिग्री। तो नाइट्रोजन आपको पता है ये -196 डिग्री पर, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है? ये लिक्विफाइड हो जाती है, तरलीकृत हो जाती है, और हम लोग नाइट्रोजन में ही प्रिजर्व करके रखते हैं क्योंकि नॉट लीस्ट रिएक्टिव गैस है। और इसीलिए क्या है, आज से हजारों साल बाद भी ऐसे के ऐसे, मतलब इनमें किसी प्रकार का स्टेल वगैरह नहीं होगा। जिस प्रकार आप देखते हैं कई बार आर्मी के सोल्जर्स की जो डेड बॉडीज हैं वो किसी ग्लेशियर में दबी हुई मिलती है, तो वो एज इट इज संरक्षित मिलती है। इन विट्रो जीन बैंक, और इन विट्रो जीन बैंक, इन विट्रो का मतलब होता है परख नली में, जो ये जीन बैंक है परख नली में रखा जाता है जिसमें, तो वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और फील्ड जीन बैंक, इस प्रकार की 4 फैसिलिटीज यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए हम खाद्यान्न, मिलेट्स, बाजरा वगैरह, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, नारकोटिक्स, इन सभी के डिफरेंट ग्रुप को यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट?
वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक लोकेटेड है नेशनल कैपिटल दिल्ली में। इट हैज कैपेसिटी टू प्रिजर्व ओवर 1 मिलियन जर्म प्लांट, 4.52 लाख एक्सेशन एंड 2.7 लाख आर इंडियन जर्म प्लांट एंड ऑल्सो अदर कंट्रीज से भी यहाँ पर लिए हुए। तो ये मैं आपको जो मैप, ये जो आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये है लद्दाख में भी हमारा इंडियाज डूम्सडे वॉल्ट। ये डूम्सडे क्या होता है? जब कहीं तबाही आएगी, जो अंतिम दिन होगा इस पृथ्वी का, तो तब क्या होगा, हम यहाँ पर लद्दाख में हमने रख लिया है कि इससे क्या होगा, हम पुनः इस पृथ्वी को कुछ ही सालों में रिवाइव कर देंगे। ठीक है, मे वन डे सर्व एज बैकअप टू स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। और यहाँ पर टेम्परेचर -4 से -40 डिग्री रहता है। 5000 से ज्यादा बीज है यहाँ पर, मैनेज बाय DRDO है, 17,500 फीट पर और चांगला टॉप पर ये लोकेटेड है। इसी प्रकार से जो स्वालबार्ड, जो विश्व का सबसे बड़ा जीन बैंक है, वो नॉर्वे में लोकेटेड है। और देखिए ये अंडरग्राउंड बनाया हुआ है, 150 मीटर डीप, 3 वॉल्ट रूम्स हैं और यहाँ पर लार्ज स्केल पर दुनिया के सभी जो जीन्स हैं, स्पीशीज, प्लांट वगैरह के, वो सब यहाँ पाए जाते हैं। ये जो आपको बहुत ही सुंदर जीव दिखाई दे रहा है, स्लेंडर लॉरिस, अभी ये चर्चा में आया, बहुत ही सुंदर है, इसको कई लोग पाल भी लेते हैं और बिल्कुल खात्मे की कगार पर। तो ये जो है कदावुर हिल्स, सेंट्रल जो तमिलनाडु है, उसके होम टू द कदावुर रिजर्व फॉरेस्ट, यहाँ पर ये पाया जाता है। ये बहुत ही शाय एंड रिक्लूसिव स्लेंडर लॉरिस, ये हमेशा सीक्रेटिव, छुपा हुआ तरीके से रहता है। ठीक है, स्लेंडर लॉरिस इज अ सीक्रेटिव एंड अ नॉक्टर्नल, मतलब रात्रि निशाचर हैबिट्स है इसकी, रात्रि में अपना खाना पीना वगैरह अरेंज करता है। इट यूजुअली ट्रैवल फ्रॉम ए कैनोपी ऑफ वन ट्री टू अनदर, एक कैनोपी से दूसरे कैनोपी पे जाता है, बट एट टाइम इट कम्स डाउन टू बुशेस एट द ग्राउंड लेवल टू फीड। और कुछ समय पर ये भी देखते हैं कि वो बुशेस वगैरह से, झाड़ियों से भी होते हुए अपने खाने को अरेंज करने के लिए जाता है। It also found adjoining forest areas of eastern and southern and western slope of Kadavur Hills. It sleeps by day in the foliage or a hole in the crevice, and it come out at dusk, और रात्रि शाम के समय जब गोधूली वेला होती है, राइट, तो उस समय पर ये अपने प्रे, मतलब अपने भोजन के लिए आता है। सो इट इज फॉन्ड ऑफ लेंटाना बेरीज। लेंटाना जो बेरीज हैं, उसकी जो बीज है, वो उसको ये पसंद करता है, लेंटाना बेरीज एज ए, वी कैन से बेरीज का मतलब क्या होता है, जैसे ब्लैक बेरीज है, मतलब जामुन है, उस प्रकार का जो है। तो लेंटाना बेरीज इनको सबसे ज़्यादा पसंद है। ईट इंसेक्ट को भी खाता है, लिजार्ड को भी खाता है। तो ये स्लेंडर अभी चर्चा में है। अभी क्या हुआ है, स्लेंडर लॉरिस को लिस्ट में डाला गया है एंडेंजर्ड में बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के द्वारा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में पूरी तरह से हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड किया गया है। थ्रेट क्या है, एक तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इसको बेच दिया जाता है मार्केट में, और कई बार ये पैट के रूप में भी रखते हैं, दे आर इलीगली स्मगल्ड है, मतलब स्मगलिंग भी की जाती है इनकी। हैबिटाट लॉस हो रहा है इनका, और इलेक्ट्रोलोक्यूशन के कारण, लाइव वायर्स वगैरह के कारण इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन गिरती जा रही है। ड्विंडल मतलब गिरती चली जा रही है। इज इट क्लियर? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, ब्लड क्लॉटिंग, रूट कॉज ऑफ लॉन्ग कोविड। कुछ लोगों में क्या हो रहा है, लंबे समय तक कोविड जो है ना, उसके कारण ब्लड क्लॉटिंग होने लग रहा है, हार्ट अटैक वगैरह भी इसके कारण है। तो देखिए, वैसे जो भी इससे पीड़ित थे या रहे, है ना, तो वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली लेना है, लेकिन ये तो एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि नई स्टडी में, रिपोर्ट्स में ये प्रमाण मिले हैं, पेशेंट विद लॉन्ग कोविड सिंड्रोम कंटिन्यू टू हैव हायर मेजर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो उनके अंदर ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग होगा तो क्या होगा, खून का थक्का जम रहा है नॉर्मल ब्लड में, तो ब्लॉक कर देगा वो सब चीज़ों को। एविडेंस हेल्प्स टू एक्सप्लेन देयर परसिस्टेंट सिम्टम्स सच एज ब्रेथलेसनेस, रिड्यूस फिटनेस एंड फटीग। तो कमजोरी आ रही है, फटीग, थकाऊपन आ रहा है। लॉन्ग कोविड सिंड्रोम जो है, ये जो सिंड्रोम क्यों बोला है, बहुत सारे रोग कोविड के बाद हो रहे हैं। तो सिम्टम्स कैन लास्ट वीक टू मंथ्स आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन, कुछ वीक या महीनों तक भी रह सकता है। इवन दो
मार्कर ऑफ द इन्फ्लेशन हैड ऑल रिटर्न टू नॉर्मल लेवल। तो जो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जो घाव वगैरह है वो नॉर्मल लेवल पर जाता है। इंक्रीज क्लॉटिंग पोटेंशियल वाज स्टिल प्रेजेंट इन द लॉन्ग कोविड पेशेंट हु रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन। तो जो बहुत लंबे कोविड पेशेंट चले हैं, लंबे समय तक कोविड रहा है, उनके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बट दे ऑल्सो फाउंड दैट इवन दोज हु वर एबल टू मैनेज देयर इलनेस एट होम स्टिल हैड परसिस्टेंट क्लॉटिंग। तो उनमें भी अब क्लॉटिंग देखने को मिल रही है। सिग्निफिकेंस इज दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूट कॉज ऑफ डिजीज इज द फर्स्ट स्टेप डेवलपिंग इफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो इसके लिए क्या इफेक्टिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, और ये ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही खतरनाक रोल प्ले कर रहा है। और आज की तारीख में तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन जब सेकेंड वेव आई थी उसके बाद में बहुत से लोगों ने ये सब कुछ फेस किया था। देखिए अभी जो कोलोराडो जो रिवर बेसिन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है यूएसए की कोलोराडो, और ग्रेट कैनियन, बताइए क्या है ग्रैंड कैनियन क्या है, आप में से कौन जानते हैं, जरूर शॉर्ट नोट लिख दीजिए। ग्रैंड कैनियन पर हमेशा एक प्रश्न आता है एंड ज्योग्राफी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूएसए गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट वाटर शॉर्टेज इन कोलोराडो रिवर बेसिन ड्यू टू हिस्टोरिक ड्रॉट। और यहाँ पर अब तक की सबसे खतरनाक जो है हिस्टोरिक सूखापन देखा गया। दिस वॉज लीड टू वाटर कट इन सम साउथ वेस्टर्न यूएस स्टेट एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न मैक्सिको। तो यहाँ पर मैक्सिको और यूएस स्टेट दोनों में ही ये मतलब इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। पूरा बेसिन में पानी सूख चुका है ड्यू टू द हिस्टोरिक ड्रॉट रिलीज ऑफ वाटर। और इसीलिए क्या है वाटर रिलीज किया गया, द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम लेक मीड एंड लेक पोवेल विल अफेक्ट दैट विल इम्पैक्ट द एंटायर कोलोराडो बेसिन। और इनसे जो रिलीज किया जा रहा है वो पूरी तरह से कोलोराडो बेसिन को इम्पैक्ट करेगा। बट इवन विद ए ग्रेट वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी ओवर द ईयर्स द डिमांड ऑफ वाटर फ्रॉम द बेसिन हैज इंक्रीज्ड वेयरएज सप्लाई इज रेस्ट्रिक्टेड। अब यहाँ के जो लोगों की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है, सप्लाई लगातार कम हो रही है, और इसीलिए चिंता का विषय बना हुआ है। गवर्नर्स जो 10 वेस्टर्न यूएस स्टेट है, टोटल 50 स्टेट्स हैं, उसमें से 10 वेस्टर्न यूएस स्टेट्स जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की यूएस प्रेसिडेंट से कि आप एक फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी फेमा, ये वो फेमा नहीं है जो भारत का है, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ड्रॉट डिजास्टर इन दीज स्टेट्स, उसको डिक्लेयर कर दीजिए। दिस विल प्रोवाइड मोर असिस्टेंस इन थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स इन दीज स्टेट्स। तो किसानों को ये बहुत मदद करेगा। फ्लो ऑफ कोलोराडो, ये इसका जो फ्लो है रॉकीज माउंटेन से ये जो है निकलती है, फेड बाय स्नोमैट, और वहां पर जो बर्फ पिघल रही है उससे इसको पानी मिलता है। 2250 किलोमीटर लंबी है, 7 साउथ वेस्टर्न स्टेट्स और मैक्सिको से ये होकर गुजरती है कोलोराडो रिवर। अपर बेसिन, अब देखिए एरिजोना जो ये बिल्कुल डेजर्टेड इलाके उताह, यहाँ से ये होकर निकलते हैं। लोअर बेसिन में नेवेदा, ये भी क्या है डेजर्ट है, एरिजोना, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, तो यहाँ से ये होकर गुजरते हैं, लाइफलाइन के तौर पे काम करती है साउथ वेस्ट में। यहाँ के ये जो आपने नाम सुनेंगे हूवर डैम, राइट, लोअर बेसिन, डेविस डैम, पार्कर डैम प्रेसिडेंट के नाम पर है ये, इंपीरियल डैम, ठीक है। तो ये अब क्या है, कंट्रोल द फ्लड एंड रेगुलेट वाटर डिलीवरी। तो यहाँ पर पानी की कमी होती है या बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो ये सभी डैम बहुत इंपॉर्टेंट है कोलोराडो। ग्रैंड कैनियन पर आपको जरूर शॉर्ट नोट लिखना है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हाल ही में क्या किया है, एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस बनाए हैं। एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, इनका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है आईएमओ के द्वारा। दीज स्टेशन ये करेंगे क्या, वेदर फोरकास्ट करेंगे, एस्पेशली फॉर द फार्मर, उन्हें पता चल सके क्या पोजीशन होने वाली है। जैसे कुछ एरिया में रेनफॉल आया नहीं है, मेरे जो शहर है, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, पड़ोसी नेबर डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह है, वहाँ पर तो बहुत ही बुरे हालात हैं कि बरसात 26% हुई है, अपने आप में बहुत ही लोएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ है। सो दीज स्टेशन विल प्रोवाइड एग्जैक्ट वेदर फोरकास्ट टू द पीपल कि भाई कितनी बरसात आने वाली है। यहाँ पर तो ये हाल है कि जो मक्का और इत्यादि की जो फसलें हैं वो जलना स्टार्ट हो गई है अब। सो एग्रो AWS आर इंस्टॉल्ड एट 200 डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट्स DAMU लोकेटेड इन कृषि विज्ञान केंद्र अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च।
तो ये 200 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एग्रोमेट यूनिट्स को लगाया जाएगा इन द कृषि विज्ञान केंद्र जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहां पर दे आर इंस्टॉल्ड एट DAMU डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट्स टू ऑगमेंट द ब्लॉक लेवल एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज, ताकि ब्लॉक लेवल पर क्या हो सके, सलाह दी जा सके अंडर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मतलब वहां पर किस प्रकार का मौसम रहने वाला है। तो इस प्रकार से जो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा है ये भी एक स्कीम है इंपॉर्टेंट, वेदर बेस्ड ऑपरेशनल AAS एंड विल बी रेंडर्ड बाय IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जॉइंटली विद ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है और ये मीडियम रेंज पर वेदर फोरकास्ट का काम करता है, एग्रोमेट एडवाइजरी का काम करता है। और इससे क्या होता है कि ओवरऑल किसानों को मदद मिल सके, वो एक सूटेबल एनवायरनमेंट को देख सके, मेजर्स उनको मिल सके, और मल्टी चैनल डिसेमिनेशन सिस्टम का मतलब ये कि नॉलेज का प्रसार हो सके। तो किसान पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा। प्राइवेट कंपनीज अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं। और इसी के तहत एक और इम्पॉर्टेंट ऐप को लॉन्च किया गया, मेघदूत ऐप लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड एग्रीकल्चर एंड डेवलप द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। तो ये जो IITM के द्वारा ये मेघदूत ऐप को लॉन्च किया गया है। ये लोकेशन एंड क्रॉप लाइव स्टॉक स्पेसिफिक वेदर बेस्ड एग्रोमेट एडवाइजरी जारी करती है किसानों के लिए इन द लोकल लैंग्वेज, ताकि उनको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना आ सके। देखिए, अब तक हम लोग क्या सोचते थे, जो डोपामिन नाम का जो ये एंजाइम है जो दिमाग में निकलता है, वो या तो कोई भी खुशी प्लेजर के समय में, या फिर कोई रिवार्ड, हमारे को कोई बहुत सम्मान मिलता है या अंदर से लगने लगता है, तब डोपामिन निकलने लगता है खुशी के कारण। आप किसी भी चीज में सफल होते हैं, डोपामिन हार्मोन जरूर रिलीज होता है, वो हमको खुशी प्रदान करता है। अभी ये पाया गया चूहों में, डोपामिन काफी तरह से चूहों में, मानव में भी है। तो नियोकॉर्टेक्स इज फ्लडेड एंड अनप्रेडिक्टेबल इंपल्स ऑफ डोपामिन दैट अकर्स अप्रोक्सीमेटली वंस पर मिनट। तो हर 1 मिनट के बाद में अनप्रेडिक्टेबल मतलब उम्मीद नहीं की जा सकती है, इस प्रकार की इंपल्स निकलती है। और स्टडी में ये पाया गया कि चूहे इसी से सीखते हैं किसी चीज को एंटिसिपेट करना, मतलब प्रिडिक्ट करना कि क्या होने की संभावना है। इसी से वो लोग विलफुल एक्ट अपॉन ए पोर्शन ऑफ द डोपामिन, और किसी चीज पर वो जो कार्रवाई करते हैं, मतलब डिसीजन जो लेते हैं, कार्रवाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये सब जो है ना डोपामिन के कारण होता है। ये नई स्टडी से पता चला। ये तो चूहों पर हुआ है, मानव पर भी अभी होगा। डोपामिन को हम लोग केवल और केवल सुख या आनंद का एंजाइम, ठीक है, या हार्मोन, नॉट एंजाइम एग्जैक्टली, हार्मोन कहते हैं, राइट। तो ये क्या है, फील गुड केमिकल है अपने आप में। क्रिटिकली माइस लर्न टू रिलायबल डोपामिन impulses prior to receiving a award. These effect reverse when reward is removed. जब उसके सामने, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कि उसके सामने यदि पनीर का टुकड़ा रख दिया जाएगा, राइट, तो वो क्या करेगा, उसे बहुत खुशी होगी, वो बहुत तेजी से जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा तो वो डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाएगा। तो डोपामिन के बारे में ये टर्म जरूर याद रखना, न्यूरोलॉजिकल मैसेंजर और न्यूरोट्रांसमीटर दैट कैरी सिग्नल बिटवीन ब्रेन सेल्स, दिमाग की कोशिकाओं के बीच में ये सेल्स, ब्रेन सेल्स के बीच में सिग्नल्स को कैरी करता है। फील गुड केमिकल है ये अपने आप में, रिवार्ड और प्रेजर के समय ये रिलीज होता है। इट इन्वॉल्व मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। अब देखिए, हम लोग किसी चीज को काम करते हैं, उसकी तरफ एक्टिविटी करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हमें उससे खुशी मिलेगी। जैसे कोई भी यूपीएससी में आप लोग जो हैं, जैसे मुझे आंसर लिखकर भेजते हो, आपको लगता है आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, तो दैट विल ऑटोमेटिकली सीक्रेटेड एट दैट टाइम डोपामिन इन योर ब्रेन, राइट। तो डोपामिन कब कब हो सकता है? इफ यू गॉट क्लियर द एग्जाम, आपका डोपामिन बहुत लंबे समय तक डोपामिन जो है दिमाग में खुशी प्रदान करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। VNTR2-1 DNA रीजन अभी क्या आया, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। डीएनए पर स्टडी की गई VNTR2
that appears to drive the activity of telomerase gene. telomerase gene क्या है, अब इस पर बात करेंगे। आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यदि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है तो वहां पर याद रखना, डीएनए जो होते हैं उनमें से कुछ डीएनए तो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, वो तो अच्छे डीएनए, लेकिन बहुत से डीएनए जो हैं वो केवल और केवल खुद की प्रतिकृति बना पाते हैं, वो प्रोटीन वगैरह बनाने में मदद नहीं करते हैं। और इस प्रकार के जो डीएनए जो प्रोटीन वगैरह बनाने में काम कोई मदद नहीं करते हैं, वो अनावश्यक हैं, वो जंक डीएनए है। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ है, जंक डीएनए क्लियर हुआ। तो टेलोमेरेज जीन हैज बीन शोन टू प्रिवेंट एजिंग इन सर्टेन टाइप ऑफ सेल। तो जो टेलोमेरेज जीन है ये क्या करता है, ये हमारी जो त्वचा पर स्किन एजिंग इफेक्ट दिखने लगता है, एक एक कोशिकाओं में दिखेगा तो धीरे धीरे ओवरऑल स्किन पर दिखेगा, तो वो नहीं दिखेगा यदि टेलोमेरेज जीन हैज बीन शोन, तो वो कम दिखेगा। नोइंग हाउ द टेलोमेरेज जीन इज रेगुलेटेड एंड एक्टिवेटेड, तो कैसे ये टेलोमेरेज जीन रेगुलेट किया होता है, एक्टिवेट होता है। व्हाई इट इज ओनली एक्टिव इन सर्टेन सेल टाइप, क्यों ये कुछ ही प्रकार की सेलों में एक्टिव होता है। कुड बी ए की टू अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमन एज एंड हाउ स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कैंसर। अब देखिए एज के साथ साथ क्या होता है, कोशिकाओं की वो क्षमता कम हो जाती है, तो कैंसर कोशिकाओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो वहां पर भी एक टेलोमेरेज जीन मदद करता है। स्टडी ने डिस्क्राइब किया कि जो जंक डीएनए है यूनिट एनहांस द एक्टिविटी ऑफ टेलोमेरेज जीन। तो जो जंक डीएनए है, वन ऑफ द जंक डीएनए, वो एनहांस करता है टेलोमेरेज जीन को। और देखिए अबाउट 50% जो हमारा जीनोम है, जीनोम का मतलब जो हमारे पूरे बेस पेयर है, 3 बिलियन बेस पेयर्स जो हैं, राइट, ATGC का पूरा ये एक कोशिका में लगभग जो है पूरा एक जीनोम स्ट्रक्चर होता है ना, वहां पे क्रोमोसोम्स वगैरह। हैज रिपीटेड डीएनए हैज डजंट कोड फॉर प्रोटीन, और ये जो है ना रिपीटेड डीएनए होते हैं ये प्रोटीन के कोडिंग में मदद नहीं करते, मतलब उसको बनाने में मदद नहीं करते हैं। जंक डीएनए और डार्क मैटर ऑफ जीनोम, डार्क मैटर जैसे यूनिवर्स में होता है उसी प्रकार से डार्क मैटर है जीनोम का। तो देयर फाइंडिंग इज बेस्ड ऑन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट फाउंड दैट डिलीटिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम कैंसर सेल कॉज टेलोमर्स टू शॉर्टन, और जब टेलोमर शॉर्ट हो जाता है, सेल टू एज, ट्यूमर टू स्टॉप ग्रोइंग। तो जैसे टेलोमर्स जो है ये इसका साइज छोटा होने लगता है तो ट्यूमर भी ग्रो करना बंद कर देता है। द लेंथ ऑफ सीक्वेंस रेज्ड फ्रॉम शॉर्ट ऑफ 53 रिपीट्स, 53 रिपीट से डीएनए के लॉन्ग सबसे ज्यादा 160 रिपीट्स कॉपीज रिपीटिंग देखी जा सकती है। तो स्टडी ने ये पाया कि टेलोमेरेज जीन इज मोर एक्टिव इन पीपल विद लॉन्गर सीक्वेंस, बट हैविंग अ शॉर्टर सीक्वेंस डजंट नेसेसरी मीन शॉर्टर लाइफ स्पैन। तो शॉर्टर का मतलब ये नहीं है कि शॉर्टर लाइफ स्पैन होगा, आयु कम होगी कोशिकाओं की वगैरह। इट मीन्स टेलोमेरेज जीन इज लेस एक्टिव एंड योर टेलोमेरेज लेंथ मे बी शॉर्टन विच कुड मेक यू लेस लाइकली टू डेवलप कैंसर। तो यदि टेलोमेरेज जीन जो है, जो ये रिपीट्स हैं वो कम होंगे, लेस एक्टिव है, तो कैंसर भी कम डेवलप होगा और सेल भी जो है वो जीवांत, विवेशियस, या फिर यूं कह लीजिए कि उसमें एजिंग इफेक्ट नहीं होगा। दिस फाइंडिंग, इसने ये बताया कि दिस VNTR21, ये क्या होता है, डीएनए उस प्रकार के कौन सीक्वेंस के नाम रख दिए जाते हैं, तो कंट्रीब्यूट टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ हाउ एज एंड हाउ वी गेट कैंसर। इससे पता चलता है कि कैसे हमें कैंसर होता है, कैसे हमको एक उम्र शरीर पर दिखने लगती है। टेलोमेरेज जीन का छोटा होना जो है वो गुड है, ये यदि लंबा है, बड़ा है, तो वो ठीक नहीं है। दिस जीन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ टेलोमेरेज एंजाइम, टेलोमेरेज एंजाइम होता है विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस टेलोमेरेज and cap at the end of each strand of DNA and that protect the chromosomes within their cell। और इस प्रकार से क्रोमोसोम्स अपने उस कोशिका में प्रोटेक्ट होता है इस टेलोमेरेज एंजाइम की मदद से। कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, है ना, केंद्रक। In a normal cell the length of telomeres get a little bit shorter even the time of cell duplicate their DNA before they divide। तो ये कुछ छोटे हो जाते हैं नॉर्मल सेल में, द लेंथ ऑफ द टेलोमेरेज गेट, जो नॉर्मल सेल है उसमें क्या होता है, कुछ छोटे होते हैं, शॉर्टर इवन द टाइम सेल डुप्लीकेट, जब डुप्लीकेट भी हो रही है तब भी ये शॉर्टर रहते हैं। व्हेन टेलोमेरेज गेट टू शॉर्ट सेल कैन नो लॉन्गर रिप्रोड्यूस एंड कॉजिंग देम टू एज एंड डाई। जब ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाते हैं
तो बहुत ज़्यादा एजिंग दिखने लगेगी, मतलब कोशिकाएं की उम्र, लाइफ कम हो रही है। ओवरऑल यही होता है हमारे शरीर में भी, है ना। However, in the certain cell type, reproductive cell and cancer cell, the activity of telomeres gene ensure that telomeres are reset to same length when DNA is copied. तो ये इंश्योर किया जाता है कि वो उसी साइज का, उसी लेंथ का हो जितना पहले वाली कोशिका में। लेकिन होता क्या है, ये तो म्यूटेशन है, तो परिवर्तन होता रहता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हुआ। तो यदि ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमें कैंसर का संभावना, VNTR जरूर याद रखें। दिस इज व्हाट रीस्टार्ट द एजिंग क्लॉक, और इससे क्या होता है, हमारी उम्र दिखने लगती है। बट इज ऑल्सो द रीजन वाई कैंसर सेल कैन कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई, और इसी के कारण एक बार यदि वो लेंथ वाला ज़्यादा टेलोमर्स मिराज जनरेट हुआ तो उस केस में क्या होगा कि ट्यूमर के सेल्स और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे और अनकंट्रोलेबली बढ़ने पर वो कैंसर का रूप ले लेगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो अगला टॉपिक आ रहा है आपका, हाल ही में एक बहुत बड़ा स्कीम, समग्र शिक्षा 2.0 स्कीम लाई गई मोदी गवर्नमेंट द्वारा, स्ट्रेंथनिंग द एजुकेशन तो पैन इंडिया। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक कैबिनेट ने कंटिन्यू करने की सोची है समग्र शिक्षा अभियान। इसकी टोटल फाइनेंशियल आउटले कितनी होगी, 2,94,283। सेंटर का शेयर कितना है, 1,85,000 करोड़ एंड स्टेट का है 1,08,000 करोड़। स्कीम लगभग 11 लाख स्कूल्स को कवर करेगी, 15 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कवर करेगी और 57 लाख टीचर्स को मदद करेगी। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ 2026 तक ये चलेगा। और इस स्कीम से क्या होगा, देखिए, इट विल रिवैम्प नाउ, स्कीम से रिवैम्प होगा क्या, एडिशन न्यू कंपोनेंट एंड इनिशिएटिव बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो रिकमेंडेशन है उसको पूरा किया जाए। IT बेस्ड प्लेटफॉर्म एंड पीरियोडिक ऑफ टाइम के साथ में क्लासेस दी जाए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की मदद से स्टूडेंट्स को जो है हेल्प प्रोवाइड की जाए। चाइल्ड सेंट्रिक इंटरवेंशन किया जाए। और देखिए यहाँ पर 500 पर चाइल्ड फॉर लर्निंग मटेरियल, तो देखिए गवर्नमेंट सभी स्टूडेंट्स को देखिए पेमेंट देने वाली, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 500 रुपये पर चाइल्ड, 150 पर टीचर फॉर मैनुअल एंड रिसोर्सेज की वो अपने रिसोर्स ला सकें। 10 to 20 लाख पर डिस्ट्रिक्ट फॉर असेसमेंट करने के लिए 10 से 20 लाख का ही। तो निपुण भारत के इनिशिएटिव में ये सब किया जा रहा है, निपुण भारत में फाउंडेशनल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए। कीपिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंडेशन ऑन एनकरेजिंग इंडियन लैंग्वेजेस, it has a new component for appointment of language teachers which includes salaries, training cost as well as bilingual books। इसके अलावा देखिए ICT लैब्स होंगी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिकल लैब, वर्चुअल क्लासरूम बनाए जाएंगे। इट इंक्लूड प्रोविजन टू सपोर्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है 16 साल 19 साल, उनको 2,000 रुपये पर ग्रेड कंप्लीट देयर एजुकेशन वाया ओपन स्कूलिंग, तो उन्हें 2,000 रुपये का फंड भी दिया जाएगा। इट ऑल्सो हैज द प्रोविजन टू इंसेंटिव 25,000 फॉर द स्कूल्स दैट हैज 2 मेडल विनिंग स्टूडेंट इन खेलो इंडिया स्कूल गेम, तो उन्हें 25,000 रुपये भी उन स्कूल को दिए जाएंगे। इंसेंटिव ऑफ 2,500 फॉर ए स्कूल दैट हैव 2 मेडल विनिंग स्टूडेंट इन खेलो इंडिया। तो समग्र शिक्षा एक कंप्लीट एक क्या है, एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड स्कीम है स्कूल एजुकेशन के लिए, प्री एजुकेशन के लिए अप टू 12, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन ऑल द लेवल ऑफ एजुकेशन 12वीं तक। इस स्कीम में 3 स्कीम्स को सब्ज्यूम कर दिया गया। एक तो सर्व शिक्षा अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस प्रकार की स्कीम है ये, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्योंकि स्टेट का भी यहाँ पर योगदान है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, इन सभी को सब्ज्यूम इसमें ला दिया गया, मतलब ये एक अम्ब्रेला स्कीम के तौर पे काम करेगी। द मेन एम्फेसिस ऑफ द स्कीम इज टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय फोकसिंग द 2 T's, टीचर एंड टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करना। द स्कीम मेनली एम टू सपोर्ट स्कूल स्टेट्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो RT के तहत राइट टू एजुकेशन।
द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, 40% स्टेट गवर्नमेंट का है। तो ये एक समग्र शिक्षा अभियान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना, भारत के एक समग्र एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सारी बातें एकदम कवर हो गई हैं। तो देखिए, मैंने आपको कुछ प्रश्न प्रीवियस क्लास में ही दे दिए थे, तो हम लोग चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्वेश्चन दे दिए थे, तो अब हम लोग डिटेल में इस पर बात कर लेते हैं। आप लोगों ने ये पीडीएफ जरूर देख ली होगी, तो प्रश्न को पढ़िए और बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। यहां पर कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है, बताइए। Which statement is correct according to these statements? क्या पहला स्टेटमेंट सही है? गवर्नर, यहां पर करेक्ट पूछा है, गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर इंडिया फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर, हम नॉर्मली 5 साल के लिए ही उसको अपॉइंट किया जाता है, सही है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज वेस्टेड इन गवर्नर, बिल्कुल ठीक है, गवर्नर के ही पास एग्जीक्यूटिव पावर रहती है। गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, नहीं, ये चेयरमैन को अपॉइंट थोड़ी करता है, वही लोग आपस में से एक डिसाइड करते हैं, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। थर्ड पॉइंट इनकरेक्ट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब विधान परिषद, कुछ ही राज्यों में, 7 राज्यों में, राइट। तो यहाँ पर आपको थर्ड पॉइंट इनकरेक्ट हो गया। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, दैट इज वाई द करेक्ट आंसर विल बी ए। इज इट क्लियर? ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। चलिए तो देख लीजिए, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल इटसेल्फ फ्रॉम द अमंगस्ट द मेंबर्स में से चुना जाता है। 35 साल की मिनिमम एज होती है, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है, और एग्जीक्यूटिव पावर सभी किसके पास है? गवर्नर के ही पास होती है। यहां पर विच वन फॉलोइंग सजेस्ट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन from outside the state and should be detached figure without intense political link or should not have taken part of the politics in the recent past। आपको ये बताना है कि इसमें से किस समिति की रिपोर्ट ने ये कहा था कि जो गवर्नर है वो आउटसाइड ऑफ द स्टेट होना चाहिए, डिटैच्ड, अलग थलग हो, मतलब ज़्यादा पॉलिटिकल लिंक्स ना हो उस राज्य में, और इस प्रकार का कोई व्यक्ति बनाया जाए। फर्स्ट एआरसी कमीशन में कहा गया, ये राजमन्नार कमेटी में कहा गया, सकारिया कमीशन में कहा गया, या फिर नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कहा गया। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर? सो द करेक्ट आंसर इज सकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन 1983। एक पुंछ कमीशन और था, पुंछ कमीशन भी गवर्नर से रिलेटेड है, सरकारिया कमीशन भी गवर्नर के लिए उसकी जो पोस्ट है उस पर कुछ सजेशन, रिकमेंडेशन दी गई थी। सरकारिया कमीशन इज रिकमेंडेड दैट गवर्नर शुड बी एमिनेंट पर्सन, जो कि लैंग्वेज लिखी गई थी। पीवी राजमन्नार, इन्हें अपॉइंट किया गया था चेयरमैन ऑफ द 3 मेंबर कमेटी, पीवी राजमन्नार कमेटी, किसके लिए? जो स्टेट की ऑटोनॉमी एंड सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए पीवी राजमन्नार कमेटी अपॉइंट की गई थी। थर्ड क्वेश्चन है, गवर्नर इज मेयरली अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, नॉट इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। क्या मुख्यमंत्री की सलाह पर उस कंसर्न राज्य के अपॉइंट किया जाता है? अनलाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट डज नॉट हैव अ फिक्स टर्म। तो अनलाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट डज नॉट हैव अ फिक्स टर्म। बताइए, करेक्ट पूछा गया। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सरासर रॉन्ग है, पहला गलत हो गया, तो क्या क्या गलत हो गया? ये भी गलत, ये भी गलत। हाँ, प्रेसिडेंट का एक फिक्स टेन्योर है, जबकि जब भी मर्जी आए जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, मंत्री परिषद है, वो कभी भी गवर्नर को हटा सकती है। आप देखते ही हैं, यस और नो, नई सरकार आती है, सभी गवर्नर चेंज हो जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उसके पास कोई फिक्स टेन्योर नहीं है जिस प्रकार से प्रेसिडेंट का होता है। इज इट क्लियर? बी इज द ओनली करेक्ट आंसर हियर, बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? गवर्नर इज मेयरली अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ
सेंट्रल गवर्नमेंट और वहां पर मंत्री परिषद। अनलाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टर्म। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द पीपल फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज? चर्चा में था कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 97th अमेंडमेंट आपको याद आ रहा होगा। बताइए, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है। बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। इसको 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया, राइट टू मेक कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यूनियन। तो ये सब किस में है? आर्टिकल 19(1)(c) में, यस और नो, तीसरे वाले में। तो आर्टिकल 19(1)(c) में it is recognize the right to people to form cooperative societies as well as fundamental right। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टिकल 19(c) याद रखना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC। CIC के बारे में यहाँ पर क्या कथन सही है? बताइए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, क्या ये एक सावधिक बॉडी है जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत बनाया गया था? इट इंक्लूड 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। क्या ये सही है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो क्या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता? बताइए यहाँ पर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट? क्या इसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत बनाया गया? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। 10 मेंबर से ज्यादा ना हो और एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, एंड रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का। बिल्कुल सही है, ऑल द 3 स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट है। इज इट क्लियर? सेक्शन 13 RTI एक्ट 2005 के तहत ये बना, रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। कमीशन कंसिस्ट ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश्ड किया गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये लॉ बहुत दिनों से चर्चा में है, टेली लॉ प्रोग्राम। तो बताइए, टेली लॉ प्रोग्राम किससे संबंधित है? क्या ये एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है? इट इनिशिएटेड टू कनेक्ट सिटीजन विद लॉयर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज बाय पैरालीगल वॉलंटियर्स। पैरालीगल वॉलंटियर्स कौन है? जो वकील वगैरह हैं, वकीलों के साथ जोड़ने की क्या ये पहल करता है? तो बताइए कि जो टेली लॉ है प्रोग्राम, इसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है? पॉज कर लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं, मेटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनिशिएटिव टू कनेक्ट, यस, सिटीजन्स जो है ना लॉयर से जुड़ जाए और उनसे मदद लें पैरा लीगल वॉलंटियर के रूप में, राइट? जिससे क्या हो, उनके जो ये कोर्ट केसेस हैं उसमें जल्दी बहाली भी मिल सके। तो व्हाट इज टेली लॉ प्रोग्राम? बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा with the collaboration of Ministry of Electronics and Information Technology in 2017 to address the cases at pre-litigation stage। अभी लिटिगेशन नहीं हुआ, उससे पहले के स्टेज में से करवाना। Concept of टेलीलॉ to facilitate delivery of legal advice to the panel of lawyers stationed at सालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के तहत, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मदद से लीगल एडवाइस दी जा सके टेलीफोन सर्विसेज की मदद से, और वो लॉयर्स को कांटेक्ट कर सकें। द सर्विस एम टू रीच आउट द नीडी एंड स्पेशली मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेजेस जो पीपल है, जिनको किसी प्रकार के वकील लॉयर्स नहीं मिल पाते, उनको गवर्नमेंट का ये अरेंजमेंट दिया गया है, मदद प्रोवाइड की गई। नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व निम्न में से कहां पर लोकेटेड है? सो इज इट आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र? नवेगांव नगजीरा पर हमने डिस्कशन भी किया था, आपको याद आ रहा होगा। बताइए कहाँ, किस राज्य में ये लोकेटेड है? सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर? सो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र जो है। और यहाँ पर हमने क्यों ये फेमस था, आपको याद आ रहा होगा, एक लेपर्ड के ऊपर हमने बात की थी रिसेंटली पिछली क्लासेस में।
मेलेनिस्टिक जो थोड़ा सा ब्लैक पैंथर है काले रंग का, वो यहाँ पर देखने को मिला नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, ठीक है, इसीलिए ये जो है चर्चा में था। भलिया नाम का जो वीट है, भलिया वीट, इट कैन बी ग्रोन इन रेनफेड कंडीशन विदाउट इरिगेशन। क्या भलिया नाम का जो वीट है वो बिना सिंचाई के भी ग्रोन इन बिना सिंचाई के भी क्या उगाया जा सकता है? इट हैज विदाउट इरिगेशन, रेनफेड का मतलब जहां पर केवल बरसात हो रही है, ठीक है। इट हैज हाई प्रोटीन कंटेंट एंड इज स्वीट इन टेस्ट एंड इट इज ग्रोन मोस्टली इन द भाल रीजन ऑफ गुजरात। बताइए क्या स्टेटमेंट सही है भलिया वीट के बारे में? पॉज कर लीजिए और बताइए। ऑल द 3 पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। तीनों ही बातें बिल्कुल सही है। रेनफेड कंडीशन में इरिगेशन की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब पानी जल सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। गुजरात में 2 लाख हेक्टेयर में उत्पादित किया जा रहा है। मीठा होता है, स्वाद में कंटेंट प्रोटीन होते हैं, भाल रीजन में ये उत्पादित किया जा रहा है। खादी प्राकृतिक, इस पर मैंने अभी आपसे चर्चा की थी। खादी प्राकृतिक क्या है, याद आ रहा है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खादी प्राकृतिक क्या है बताइए, पॉज कर लीजिए और बताइए विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट हियर। देखिए ये ट्राइबल आर्ट नहीं है, बल्कि एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा खादी प्राकृतिक नाम की स्कीम चलाई गई, जिसमें जो काऊ डंग है ना, वो ऐसे पेंट, द इंडिया फर्स्ट एंड ओनली पेंट जो कि काऊ डंग से किया जाएगा, ये तैयार किया गया था। और हमने बहुत इस पर चर्चा देखी थी। पूरी तरह से नेचुरल है ये। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के आदिवासी कला से संबंधित नहीं है। इट इज रिलेटेड टू एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। नितिन गडकरी जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर है खादी प्राकृतिक पेंट के। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आएगा, फार्मर्स वगैरह, इंक्रीजिंग फार्मिंग में ट्वाइस वो जो ट्विन ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर की इनकम को बढ़ाना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो काऊ डंग से यहाँ पर पेंट, इस प्रकार का पहला पेंट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। द कोसी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। क्या यह सहायक नदी है गंगा की? दामोदर रिवर राइजेस सतपुरा रेंज ऑफ द सेंट्रल इंडिया। क्या सतपुरा रेंज से निकलती है? इंद्रावती रिवर इज द स्ट्रीम ऑफ रिवर महानदी। तो क्या इंद्रावती एक महानदी की स्ट्रीम है? बताइए विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मैं आपको जल्दी एक डायग्राम प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें पूरी नदियां और उनके मैप होंगे, कौन सी नदियां किसमें जुड़ रही हैं, राइट बैंक, लेफ्ट बैंक, ट्रिब्यूटरीज वगैरह, ताकि आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ पर जो एक पॉइंट बोला गया है दामोदर रिवर, तो दामोदर रिवर तो पलामू जो हिल्स है, छोटा नागपुर का पठार, वहां से निकलते। पलामू एक टाइगर रिजर्व भी है, याद रखना। उसके बाद में बात आती है इंद्रावती रिवर। तो इंद्रावती रिवर जो है वो गोदावरी की एक स्ट्रीम है, तो ये गोदावरी की स्ट्रीम है, तो ये भी गलत हो गया। पलामू हिल से निकलती है, सतपुड़ा रेंज से, तो ये भी गलत हो गया। हाँ, कोसी रिवर जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है और हुगली जो है उसमें जाकर ये मिलती है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट ही केवल सही है। ए इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, ओनली वन। देख लीजिए, दामोदर रिवर राइजेज इन द पलामू हिल्स, छोटा नागपुर, एट द एलिवेशन ऑफ 609 मीटर, यहाँ से उत्पन्न होती है। हुगली रिवर में जाकर ये मिलती है, राइट। इंद्रावती रिवर ये स्ट्रीम है गोदावरी की, और कोसी जो है ट्रांस बाउंड्री रिवर, फ्लोज थ्रू तिब्बत, तिब्बत से होती हुई नेपाल, इंडिया, एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इज इट क्लियर? आई थिंक आज के पूरे लेक्चर में आपको डिटेल में एक एक बातें समझ में आ गई होंगी। सो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।